Hello everyone, very warm welcome to all of you in our SSC CGL 2024 GK GSPY की सीरीज, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 9 सितंबर की 3 शिफ्ट्स और 10 सितंबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1 मिनट शॉर्ट सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी शॉर्ट्स एंड SSC CGL के प्रीवियस लेक्चर भी देखने को मिलेंगे। सो टाइम को वेस्ट किए बिना आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रुद्रसेना 2 of which of the following dynasties married to the Pravati Gupta, the daughter of Chandragupta II of the Gupta dynasty? ये होंगे वकाटकाज। वकाटकाज के बारे में आप समझो। पहले देखो, इनका ये रीजन होता था जो विदर्भ रीजन बोलते थे उस टाइम पे, इसको विदर्भा, जो महाराष्ट्र के अराउंड का एरिया इनके पास होता था, ये इस एरिया को कंट्रोल करते थे। इनके फेमस राजा कौन कौन से थे? एक तो होते थे विंध्या शक्ति, प्रभसेना, हरिसेना, ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट किंग्स होते थे। अब रुद्रसेना क्या था? इन्होंने प्रभवती गुप्ता से शादी की, इनके 3 लड़के हुए, जिसका नाम था दिवाकर सेना, दामोदर सेना, प्रभसेना। और एक चीज समझो, पहले गुप्ताज ने वकाटकाज के साथ ये शादी का समझौता क्यों किया? कि पुराने जो मेडिवल हिस्ट्री होती थी हमारी, उसके अंदर क्या होता था, अलायंसेस बनाए जाते थे अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। अलायंसेस क्या होते थे कि किसी के साथ दोस्ती हो गई, किसी के साथ समझौता हो गया सेना या युद्ध के बाद में। बट अलायंसेस में और क्या होता था कि शादी की जाती थी एक दूसरे के साथ, जिसको हम मैट्रिमोनियल अलायंस बोलते थे। जिसके अंदर क्या होता था, कोई भी राजा अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे राजकुमार के साथ कर देता था, या अपने राजकुमार की शादी किसी दूसरे की राजकुमारी के साथ कर देता था, जिसके कारण उनके राज्य के मैत्रीपूर्ण संबंध जो होते थे दूसरे राज्य के साथ बन जाते थे। इसलिए ये वो उस ज्यादा एरिया पे फिर अपना कंट्रोल जमा सकते थे अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपनी स्ट्रेटेजी बना पाते थे। इसलिए क्या होता था, ये हमारी अलायंसेस बनते थे उस टाइम पे, समझे? ठीक है। और वैसे मोस्टली इसके अंदर रीजन मतलब रिलीजन कौन कौन से होते हैं? हिंदुइज्म था, बुद्धिज्म था, जैनिज्म था। कॉमन लैंग्वेज ये कौन कौन सी यूज करते थे? संस्कृत थी, प्राकृतिक थी, ठीक है। और इतना ही काफी है वकाटकाज के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ, अजंता केव्स के बारे में आपने सुना होगा, उनके अंदर पेंटेड है, उन पेंटिंग्स जो मिली है उनके, उनका भी रिलेशन इनसे ज्यादा है। और इतना ही काफी है। बाकी आप और समझ लो पुष्यभूति वंश के बारे में या पुष्यभूति के बारे में। पुष्यभूति कौन था? पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। वर्धन के बारे में आपको पता होगा, वर्धन वंश, जिसके राजा थे हमारे हर्षवर्धन, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो पुष्यभूति के बाद जैसे आदित्य वर्धन आए थे, उनके बाद में ये प्रभाकर वर्धन थे, इनके बेटे प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, जिसके अंदर राजश्री थे और हर्षवर्धन थे और राज्यवर्धन थे, उनके 3 बच्चे। फिर राजश्री की शादी की थी, उनके हस्बैंड को किसी ने मार दिया था, उस किंग के साथ वो बदला लेने के लिए राज्यवर्धन गए थे। बाद में राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में हर्षवर्धन किंग बने थे, ये आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, ये इसी तक है, ये डायनेस्टी के बारे में आपको पता लग गया, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम आपको बाद में उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज देंगे, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। बट वकाटकाज के ऊपर, चाणक्यज और पलवाज के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने पता होगा, आपने देखा भी होगा। चाणक्यज कौन होते थे? ये दक्कन के अंदर होते थे, ठीक है। इनके जो किंग थे, जैसे पुलकेशिन वन था, विक्रमादित्य होते थे, कीर्तिवर्मन होते थे। वैसे चाणक्यज की भी 3 डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी। चाणक्यज बदामी के होते थे, कल्याणी के होते थे, वेंगी के होते थे। और जो राष्ट्रकूटाज के फाउंडर थे दांती दुर्ग, उन्होंने फिर इनके लास्ट जो आखिरी किंग थे उनको मार के अपना राज्य स्थापित किया था। पलवा के बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये महाबलीपुरम के मंदिर हैं, महाबलीपुरम। ये स्ट्रक्चर हैं पलवा किंग के बारे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। जिसके अंदर शिमी वर्मन, महेंद्र वर्मन जो हमारे किंग्स होते थे, इसके अंदर इनकी कैपिटल होती थी पलवास की कांचीपुरम। फिर बाद में पलवास को ओवर पावर किसने किया था? चोलाज ने किया था। तो इतना ही है। नेक्स्ट, माधुरी बर्थवाल, ए फोक सिंगर, पद्म श्री 2022 अवॉर्डीज, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया? ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, आप ये देख लेना, ये रही। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? ये होगा पार्लियामेंट। इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाऊंगा मैं, एक देखो आपके लिए बेस्ट फिगर लेके आया हूं, इसमें समझो आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशरी होता है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स। और लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन से आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। और जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट।
अब उसी तरह अगर हम स्टेट लेवल पे जाते हैं तो वहां पे हमारा स्टेट लेवल पे कौन होगा, यहाँ पे गवर्नर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम वैसे ही लेजिस्लेटिव पार्ट पे जाते हैं तो वहां पे अपना स्टेट लेवल पे क्या आ जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जुडिशरी के ऊपर बात करोगे तो वहां पे हमारे हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, टू पास द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। अब कोई भी पार्लियामेंट से रूल बन के आता है तो उसको पास करने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट। फाइनल मोहर प्रेसिडेंट की लगती है, उसके बाद ही वो कानून बन सकता है। और लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, और लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाना, टू मेक लॉज। और जुडिशरी का काम क्या होता है, उसको रिव्यू करना, उसके अंदर कोई कमी है या कोई भी चीज दिक्कत दे रही है, उससे रिलेटेड मैटर्स को, अगर जनता का या पार्लियामेंट का कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके बीच में एक मीडियोकर का काम कौन करती है, जुडिशरी करती है, जो न्याय दिलाने का एक कानून या पास करती है। या कि उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू की हमने बात देखी थी, हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के बारे में। आप देख रहे हो पॉलिटी के अंदर से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी क्या करता है, जुडिशरी पे पूछता है, कभी पार्लियामेंट पे एग्जीक्यूटिव पे पूछता है, कभी प्रेसिडेंट के ऊपर पूछता है। तो लिमिटेड से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ये क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए मेटलॉइड। देखो, अब लास्ट लेक्चर के अंदर इसने क्या पूछा होता है, वहां पे अल्कलीन अर्थ मेटल के बारे में ये पूछ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे इसने पूछा है मेटलॉइड्स के बारे में। सिलिकॉन होता है, मेटलॉइड्स होते क्या है, जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। मतलब वो क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करता है, कुछ नॉन मेटल की। इसके अंदर मेटलॉइड्स की आप एग्जांपल आप इसके अंदर देखो, देखो आपके सामने रही, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। लास्ट टाइम इसने ग्रुप 2A के बारे में पूछा था, जिसके अंदर हमने क्या बताया था, ग्रुप 2A के बारे में बात कर रहा था, ये जहाँ पे अल्कलीन अर्थ मेटल की बात कर रहा था। और यहाँ पे पूछ रहा है मेटलॉइड कौन कौन से हैं। कॉमन एग्जांपल क्या होते हैं, टेलीरियम होता है, ठीक है, बोरोन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, और सेलेनियम होता है, पोलोनियम होता है, स्टेटिन होता है। ये आपके एग्जांपल्स रहे, ये मेटलॉइड्स के। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द रिपब्लिकन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन बोरोड फ्रॉम, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है ये। गणतंत्रतात्मक विशेषताएं किस देश के संविधान से ली गई हैं, ये आप समझो, ये पूछता है हर बार पॉलिटी के अंदर, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ये देखो, आप ये देख लेना, पहले मैं आपको सारा बता देता हूँ, ये अब पूरी पोज करके देखना, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बट ये टेबल रट लेना, ये पूछता है हर बार क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर से क्वेश्चन हमेशा आता है। ये देखो, फ्रेंच के अंदर क्या क्या पूछा गया है, रिपब्लिक, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये प्रेम्बल की पार्ट्स हैं, ठीक है, ये पूछा हुआ है फ्रेंच से। और इसके अंदर क्या होता है, एक प्रियम्बल का पार्ट जो पूछा गया था, यूएसएसआर से लिया गया था, वो ऊपर है आपके पास, आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। एफडी के बारे में पूछा था, मैंने आपको बताया था सोवियत यूनियन से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी, इससे पहले इसने डीपीएसपी पूछा था, इससे पहले इसने फंडामेंटल राइट के ऊपर पूछा था, फिर इसने जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। आप ये पोज कर रखे, आप ये पूरी आपकी टेबल को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड डिक्लेयर्ड ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होकर इन द स्टेट इन 2021 कंसीडर द लॉसेस दे फेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक दैट आर द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये ओडिशा के अंदर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये होगा डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। देखो, झारखंड और छत्तीसगढ़ का एरिया क्या है, मेजोरिटी यहाँ पे होती है, आपको पता है, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से। क्योंकि यहाँ पे ये एरिया क्या है, बहुत ही रिच है मिनरल रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे माइनिंग की एक्टिविटीज होती है, जिसकी वजह से इनकी जो लैंड की डिग्रेडेशन होती है। नेक्स्ट, द एक्सीलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन डिस्ट्रिक्ट वेयर द फीमेल लिटरेसी रेट पास बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस वाज, ये होगा बिलो 30%। नेक्स्ट, as of 2021 which is the world largest drainage basin with the area of 70 लाख, ये किलोमीटर पर स्क्वायर है, ये अमेजन बेसिन होगा। ये देखो, अमेजन रिवर है कहां पे, ये साउथ अमेरिका के अंदर है। यहां आप इसका कैचमेंट एरिया देख सकते हो, ठीक है, ये एरिया है पूरा जो ये बनाती है, जिसको हम बेसिन बोलते हैं। और ये मोस्टली कोलंबिया, बोलेविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, इन एरियाज को ये कवर कर रही है। पेरू है, सूरीनेम है, इन कंट्रीज को ये कवर कर रही है। और इसको, जैसे आप कोंगो बेसिन के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट कोंगो बेसिन है, इसको लंग्स ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, लंग्स ऑफ अफ्रीका। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन सिंक बोलते हैं, क्योंकि इतने पेड़ लगे हुए इसके आसपास, ये बहुत ज्यादा अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और अमूर बेसिन क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर है, ये चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर बनाता है,
चाइना और रशिया के बीच में, जो मंचूरिया रीजन है वहां पे अवेलेबल है ये। अमूर बेसिन, नील बेसिन के बारे में आपको पता है, नील सबसे बड़ी नदी जो है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन दी, ये मणिपुर में होगी। ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है, 6 शिफ्ट में 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ऑफ एवीज। एवीज के बारे में ये देखो, ये हर बार एनिमल किंगडम से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। दे आर 4 चैम्बर्स, नोट बताया इसने, आप देख लेना, नोट देखना है यहाँ पे, नोट नहीं है। They give birth to live young ones with some exceptions they lay eggs, ये नहीं होता, ये एवीज का एग्जाम्पल नहीं है, ये ओविपेरस होते हैं जो एग्स देते हैं, ठीक है। और यंग वंस को जो बर्थ देते हैं वो होते हैं मैमल्स, ठीक है। वार्म ब्लडेड होते हैं, ये लंग्स होते हैं। एवीज के बारे में आपको मैंने पहले लास्ट उसमें भी बताया था, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट लेस ड्यू टू जियोग्राफिकल कंडीशन। जियो होगा सिक्किम के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया है, हमारा जो टेरेन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद द रिस्पेक्टिव ऑथर। हिंद स्वराज, इसके अंदर इनकरेक्टली पूछा है, करेक्टली नहीं पूछा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये सुभाष चंद्र बोस की नहीं है, वाई एम आई एथिस्ट ये भी भगत सिंह की है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसने पूछा हुआ था सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड से बुक्स का नाम, उसके अंदर था द इंडियन स्ट्रगल, जो हमने देखी थी। और गांधी जी की बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप ऑप्शंस को देखोगे तो इसके अंदर द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज थी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका भी है, की टू हेल्थ है, ठीक है। इतना काफी है ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताऊं तो इनको गीतांजलि के लिए पुरस्कार भी मिला था 1913 में, ये गीतांजलि के रिलेटेड था। नेशनल एंथम लिखे थे इन्होंने हमारे इंडिया के और बांग्लादेश के। जनगण मन को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया था। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किंग जॉर्ज V के द्वारा, किंग जॉर्ज V के द्वारा नाइटहुड की इनको उपाधि दी गई थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने वापस उसको लौटा दिया था, समझ गए। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई थी 1921 में इन्होंने। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पता ही है, इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड ये, ठीक है। भाई है भगत सिंह के बारे में, सुभाष बोस के बारे में जानो आप। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था, ठीक है। जिसके अब देखो 23 जनवरी को इन्हीं की याद में हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस। विवेकानंद जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। इनके पॉलिटिकल मेंटर जो होते थे वो होशियार दास थे, चित्तरंजन दास, ठीक है। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, आजाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी, और ये सिविल सर्विसेज में भी थे, बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। हरिपुरा सेशन के अंदर ये प्रेसिडेंट भी रहे थे कांग्रेस के अंदर। और इतना काफी है। भगत सिंह के बारे में आप जानो कि 28 सितंबर 1907 में इनका बंगा पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां पे जन्म हुआ था। और ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस टाइम पे 12 साल के थे। उस कांड ने इनका दिल दहला दिया, ये फिर ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। 1924 में इन्होंने HRA, जो उस टाइम पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होती थी, उसको ज्वाइन किया था, जिसका नाम बदल के 1928 के अंदर HRA का नाम बदल के HSRA कर दिया था, जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इनकी बुक्स कौन कौन सी थी? वाई एम आई एथिस्ट, एक तो ये थी। द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स भी इनकी थी। और 1928 में, क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय की साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, ठीक है, तब उनकी लाठी चार्ज में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे ये और ज्यादा। बाद में 1929 में बॉम्बे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में B.K. दत्त के साथ इन्होंने जो बम फेंका था उसके लिए इनको अरेस्ट कर लिया था। बाद में इनको 23 मार्च को 1931 को फांसी दे दी गई थी। किसके साथ? सुखदेव और राजगुरु के साथ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ये इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए पोएट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको गीतांजलि के बारे में कि इनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। बाकी पुरुषों के बारे में आप जान लो, ये रे ऑप्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको ये याद रहेगा बात के लिए। अरविंदो घोष कौन थे? देखो, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 15 अगस्त 1872 के अंदर। जब 1905 के अंदर है ना, बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना, उससे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे।
बाद में ये नेशनलिज्म की तरफ ज्यादा प्रमोट करने लगे थे, ठीक है। इस पार्टीशन ने ना इनको दहला दिया था, अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के बाद में रेडिकल आइडियाज की तरफ प्रमोट करने लगे और अंग्रेजों के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए थे। इनको 3 बार अरेस्ट भी किया गया था, बट इनको कारावास कब हुआ था? 1908 की अलीपुर बॉम्ब जो केस हुआ था ना, उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और इनके लिटरेरी वर्क कौन कौन से थे मैं आपको ये बता देता हूँ। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होता था वंदे मातरम, जो 1905 में इन्होंने स्टार्ट किया था। बेसिस ऑफ योगा, भगवत गीता एंड इट्स मैसेजेस, फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, ये इनके लिटरेरी वर्क थे। और रुडियार्ड किपलिंग कौन था? ये जंगल बुक जो हमारी थी ना, उसके ऑथर थे ये। मोगली वाली जो बुक थी 1894 में स्टार्ट आसपास इन्होंने स्टार्ट की थी। अब आते हैं हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके बारे में समझो आप। हमारा जैसे जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो इनकी आनंद मठ से लिया हुआ है। आनंद मठ जो इनकी नोवेल है ना, वहां से उठाया हुआ है, क्योंकि आनंद मठ के अंदर इन्होंने ये वंदे मातरम संस्कृत में लिखा था, ये था। और ये बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इनके इंपॉर्टेंट और भी रचनाएं हैं, उनमें से जैसे दुर्गेश नंदिनी, कपल कुंडला, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर, द पॉइजन ट्री वगैरह वगैरह, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस वाज एस्टेब्लिश्ड? ये होगा 1964 के अंदर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, ये सीपीओ के अंदर पहले पूछा हुआ है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज फॉर द ईयर 2021 which of the following states had the lowest unemployment rate among the person aged 15 year and above? ये गुजरात के अंदर होगा, लोएस्ट पूछा है इसने। नेक्स्ट, when was the Indian Hockey Federation established? 1925. नेक्स्ट, which cell organism is defined as the small round organism that undergoes oxidation reaction to produce hydrogen peroxide? ये होगा peroxisomes। मैं आपको सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में बता देता हूँ। सेंट्रोसोम क्या काम करता है, वैक्यूल, न्यूक्लियस, प्रोक्सीसोम के बारे में ये आप पहले स्ट्रक्चर देखो। ये रहा सेंट्रोसोम, ये हमारा पूरा न्यूक्लियस है। प्रोक्सीसोम ये रहा, वैक्यूल ये रहा। देखो लास्ट टाइम इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा हुआ है, ये सेल ऑर्गेनेल्स से क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। इसमें आप सबसे पहले देखो न्यूक्लियस का काम क्या होता है। न्यूक्लियस का सबसे बड़ा काम होता है कि ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर, कि इनर और आउटर एनवायरनमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के बाद में इसको डिवाइड करना है, कैसे करना है, ये न्यूक्लियस का हमारा काम होता है। फिर वैक्यूल को देखो, वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये प्लांट सेल के अंदर बड़े अमाउंट में या सॉरी बड़ी साइज के अंदर मिलता है, साइज ज्यादा बड़ा होता है इसका प्लांट सेल के अंदर। एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड वगैरह का काम होता है वैक्यूल का। सेंट्रोसोम का मेन रोल क्या होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, आपको पता होगा। ये सेल डिवीजन से पहले क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, अपने अमाउंट को इंक्रीज करके बाद में सेल डिवीजन में अपनी हेल्प करता है, और ये अपोजिट एंड्स की तरफ मूव करता है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसके अंदर ये टॉपिक। और पेरोक्सिसोम के बारे में और बता देता हूँ मैं आपको। वैसे ये क्या होता है, ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और इसका क्रूशियल रोल वैसे तो लिपिड मेटाबॉलिज्म डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर होता है, या हम इसको एक एज ए डिग्रेटिव ऑर्गेनली भी कह सकते हैं। हाँ इतना ही है। बाकी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताना मैं भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो वैसे क्या होता है इंडिया के अंदर, हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डाटा कौन पेश करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो किसके ऊपर बेस होके करता है, ये होता है PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर। और नेक्स्ट के अंदर इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं, वैसे जब ये बनाई गई थी, ये ग्वालियर के अंदर बनाई गई थी, और ये स्टेनो का प्रीवियस ईयर है, स्टेनो और CHSL का। सो नेक्स्ट इज द कोज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू रिएक्टेंट। देख रहे हो आप, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ ली इसने, और बहुत सारी रिएक्शन। अब लास्ट बार भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। 6 शिफ्ट्स के अंदर कम से कम 4 शिफ्ट के अंदर ये चैप्टर रिपीट हो रहा है, तो आप ये देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब रिडॉक्स के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, वैसे मैंने रिपीट किया हुआ है लास्ट लेक्चर के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, जिसके अंदर हम बहुत रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों देखते हैं, जिसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल किया था CuO प्लस H2, और ये फिर बनता है Cu प्लस में H2O।
जिसके अंदर H2O का तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा था और इसका रिडक्शन हो रहा था। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये रिड्यूसिंग एजेंट था, ये हमने देखा ही था। नेक्स्ट, सांगकेन इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। ये बुद्धिज्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और वहां के वैसे जो अरुणाचल के मोस्टली खामती और सिंगपोट जो ट्राइब्स होते हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उनका, ठीक है, जिसके अंदर हम बुद्धिज्म के लोग होते हैं जो बुद्धा की वहां पे कोई वर्शिप होती है उनके बारे में ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल विल बी बेनिफिटेड बाय द मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश। इसके अंदर ऑर्फन्स के लिए चलाई गई थी ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च्ड इन अगस्त 2021। इसके अंदर ये होगा 10 मिलियन एलपीजी कलेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी। ये आप देख सकते हो, जिसके अंदर ये देखो ये रहा 2.0, ठीक है। इसके अंदर ये करीब करीब 1 करोड़ फैमिलीज, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, मिलियन के अंदर कितना होता है 10, 1 लाख, 1 मिलियन के अंदर 1 लाख 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन कितने हो गए 1 करोड़। वैसे ये उज्ज्वला जो योजना है ना, ये लॉन्च हुई थी 2016 के अंदर। इसका 1.0 जो सेशन था, ठीक है, बाद में ये एक्सटेंड करते गए, इसको एक्सटेंड करते गए, फिर ये कभी इसका 2.0 ले आते हैं, कभी 2.10 ले आते हैं, ठीक है सरकार। MG म्यूजिक अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये नागालैंड के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इफ एसेट्स ऑफ बैंक आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज इट विल रिकॉर्डेड एज नेट वर्थ बोलते हैं इसको। नेटवर्थ क्या होती है मैं आपको यही बता देता हूं। नेटवर्थ का जो वैसे बेसिक फार्मूला होता है वो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, आपका खर्चा होता है। लायबिलिटीज खर्च, कि बैंक कितना जैसे डिपॉजिट दे रहा है किसी को, किसी से लोन ले रहा है, या भाई किसी को बॉन्ड इश्यू कर रहा है, उससे पैसे उधारे ले रहा है, तो उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। एसेट्स क्या होते हैं कि बैंक के पास जैसे कितना कैश पड़ा है, ठीक है, उसने कितने लोन्स दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, उनके पास कितनी बिल्डिंग्स है, ये उनके एसेट्स होते हैं, ठीक है। और हम जैसे क्या होता है नेटवर्थ को हम शेयर होल्डर इक्विटी भी बोल देते हैं, ठीक है, कि शेयर होल्डर्स भी उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, वो भी उसकी नेटवर्थ में आ जाती है। और इसका दो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म भी होती है, पॉजिटिव नेटवर्थ है या नेगेटिव नेटवर्थ है, ये हमारी जैसे बैलेंस शीट हम पढ़ते हैं तब वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ है। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व जो होता है उनके पास कितना रिजर्व पड़ा है, ठीक है, पैसा कितना रिजर्व में है या कोई एसेट रिजर्व में पड़ा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय बलबन। ये होगा दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज होगा। बलबन के बारे में पहले आप समझो, बलबन कौन था। ये था गुलाम वंश का शासक, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इसने आयरन एंड ब्लड की, जो ब्लड एंड आयरन किया, जो रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, ठीक है। इसने फिर ये डिफरेंट डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट्स बनाए थे, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दीवाने अर्ज था जो इसके मोस्टली मिलिट्री मैनेजमेंट को देखता था, ठीक है, रॉयल आर्मी वगैरह मिलिट्री जो उससे रिलेटेड जो काम होता था ये उसको ये देखता था हमारा दीवाने अर्ज। और दीवाने रियासत क्या होता था, ये रिलीजियस अफेयर के ऊपर था, रिलीजियस अफेयर्स, अफेयर्स, जिसका जो चीफ होता था उसको काजी बोलते थे। दीवाने मुस्त खराज क्या था, ये वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया हुआ है बाद में ये, ठीक है, ठीक है, इतना ही है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी क्या होता है एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता रहता है कभी बलबन के ऊपर, बाकी इतना ज्यादा इसने पूछा नहीं है। मोस्टली सुल्तान जैसे दिल्ली सल्तनत में इसने कुछ एक दो किंग्स के बारे में पूछा है, बाद में ये मुगल इरा के ऊपर ज्यादा फोकस रखता है हर बार, ठीक है। सो गाइज फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम गाइज, बाय।